मेरा नाम साहिल है। हमें अपने घर में देखकर बुआ जी ने कहा, क्या ज़रूरी काम था जो आपको यहाँ आना पड़ा? बुआ जी ने मेरी और मेरे पिताजी की तरफ नफरत भरी नज़रों से देखते हुए पूछा था। उनके शब्दों की ठंडी मोहर उस दिन के माहौल से कहीं ज़्यादा थी। मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की थी और मैं बच्चा था। बहुत ज़्यादा डरा हुआ अपने पिताजी के पीछे खड़ा था, जबकि मेरे पिताजी के हाथ में एक मामूली से कपड़े में लिपटा हुआ मिठाई का एक डब्बा था। मेरे पिताजी की आंखों में एक खामोशी रिक्वेस्ट थी। वो जानते थे कि हम यहाँ पर एक ना काबिले बर्दाश्त दीवार को फलांगने के लिए आए हुए हैं। ये दीवार थी घमंड और गरीबी की। हमने किसी तरह उनके आलीशान ड्राइंग रूम में कदम तो रखा था। मैं साहिल अभी भी उस शाम के अंधेरे में और हमारे घर के पंखे की आहट को महसूस कर सकता था, जब मेरे बड़े भाई आयान ने लगातार कई दिनों से बेबसी से दीवार को घूरा था। हमारे घर की इकलौती रोशनी जो बिजली के तारों की कमी से धीमी पड़ चुकी थी, मेरे भाई के चेहरे पर पड़ती और उसकी आंखों में एक खामोशी की रिक्वेस्ट नजर आती थी। मेरी कजिन मीना के लिए मेरा भाई कोई बड़ा सपना नहीं था, बस उसे मीना का साथ चाहिए था, मगर वो सपना हमें मीना की आलीशान दुनिया से बाहर धकेलने वाला था। हमारे पिताजी की मामूली सी आमदनी थी, जो शहर के एक छोटे से ऑफिस के क्लार्क की नौकरी किया करते थे। बड़ी मुश्किल से हमारा घर चल रहा था, लेकिन मेरे पिताजी के दिल में आयान के लिए एक राजकुमार जैसी मोहब्बत थी। रिश्ते की बातचीत से एक रात पहले मैंने भाई को अपने कपड़े ठीक करते हुए देखा था। वो पुरानी शर्ट जिस पर इस्त्री के निशान थे, उसके लिए किसी शाही लिबास से कम नहीं थे। उसने मुझसे कहा था, देख साहिल, मेरे लिए प्रार्थना करना, कामयाबी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन मेरे पिताजी ने अपनी आखिरी बचत से एक सस्ती सी दुकान से मिठाई खरीदी और एक साफ कपड़े में लपेट ली। वो बार बार मुझे देखते और खुद से कहते, ऊपर वाला खैर करेगा। हमने रिक्शा नहीं लिया था क्योंकि किराए के पैसे नहीं थे। किराए के पैसे हमने मिठाई पर लगा दिए थे, इसलिए हम पैदल ही निकल पड़े थे घर की तरफ। हर कदम के साथ मेरे पिताजी का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था और मेरे दिल में एक अजीब सा डर बढ़ रहा था। जब हम बुआ जी के घर पहुंचे तो लोहे का बड़ा सा गेट एक नौकर ने खोला था, जिसने हमें नफरत भरी नज़रों से देखा था। वह हमें अंदर ड्राइंग रूम में ले जाने के बजाय लॉन के करीब एक छोटे से स्टोर रूम के दरवाजे के पास पुरानी सी कुर्सी की तरफ इशारा करके चला गया। बुआ जी फूफा जी ड्राइंग रूम की बड़ी शीशे की खिड़की से हमें देख रहे थे। बुआ जी को बुलाने में पूरे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लग चुके थे। जब वो आई तो उन्होंने अपने चेहरे पर बिना किसी मुस्कुराहट लाए अपनी कीमती कपड़ों को संभालते हुए कहा था, हाँ क्या काम था तुम लोगों को? क्या बहुत ज़रूरी काम था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? मेरे पिताजी ने सहम कर मिठाई का डिब्बा टेबल पर रख दिया और कहने लगे, बहन, मैं आज अपने बेटे आयान के लिए मीना का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं पिताजी की आवाज़ देख रहा था जो पूरी तरीके से काँप रही थी। बुआ जी ने डिब्बे को एक नज़र देगा और फिर हंस पड़ी। उनकी हंसी में इतनी कराहट थी कि वो मेरे कानों में आज भी गूंजती है। उन्होंने इतराते हुए कहा, आयान, वो तुम्हारा बेरोजगार बेटा जो मामूली सी नौकरी भी नहीं कर पाता है। उन्होंने आगे कहा, भैया पागल हो गए हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आई ये रिश्ता लेकर आते हुए हमारे घर? वो भी मेरी बेटी के लिए किसी कमिश्नर का या किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर जमींदार जायदाद वालों का रिश्ता मैं देख रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भिखारी बेटी की हैसियत है क्यों मेरी बेटी के बराबर में भी खड़ा हो सके? तुम्हारी औकात ही क्या है और हमारी सोच क्या है? हमारी बराबरी आने के सपने तुम देख रहे हो, मगर ये तो देखो कि हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। तुम तो इतने गरीब और भिखारी लोग हो। हम दोनों की दुनिया एकदम अलग है। उस लम्हे फूफा जी भी ड्राइंग रूम से बाहर आए थे, अपने हाथ झाड़ते हुए, और उन्होंने मिठाई के डिब्बे को उठाकर जमीन पर इस तरफ फेंक दिया जैसे वो कोई कचरा हो। वो गुस्से से कहने लगे, ये सस्ती चीज़ उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से आइंदा आने की कोई कोशिश मत करना, समझे ना तुम गरीब कहाँ के। ये सब देखकर मैं और पिताजी एकदम से दंग रह गए थे। पिताजी की आंखों में आंसू थे। हम लोग किसी पत्थर की तरह वहाँ से निकल आए थे। हमारी अच्छी खासी बेइज्जती तो हो ही चुकी थी। मेरे पिताजी के कदमों में कोई जान बची ही नहीं थी। वह ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें कोई बेनाम बोझ खींच रहा हो। मेरे आंसू पूरी तरीके से खामोश थे, वो मेरे अंदर ही अंदर जल रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो अयान को सारी हकीकत पता चल चुकी थी, क्योंकि मोहल्ले की एक औरत ने हमें आते जाते देख लिया था। अयान ने बिना एक शब्द कहे अपना कमरा बंद कर लिया था। वो सब कुछ समझ चुका था कि हमारे साथ
वहाँ क्या हुआ है? उस रात आयान के कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। ये खामोशी बहुत खतरनाक लग रही थी। आधी रात को मुझे आयान के कमरे से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने डरते हुए आयान के कमरे का दरवाज़ा पीटा था, लेकिन वहाँ तो कोई भी जवाब नहीं आया। मेरे पिताजी उड़ गए और उन्होंने एक ही धक्के से पुराने लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया था। अंदर देखा तो आयान ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक खाली पैकेट रखा हुआ था। यह सब देखकर मेरे और मेरे पिताजी के कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरे पिताजी दौड़ते हुए आयान की तरफ चले गए। उसे उठाने की बहुत कोशिश की। मेरे पिताजी का दिल इस नज़ारे को देखकर बुरी तरीके से टूट चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो कोई आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे, सिर्फ एक जख्मी पक्षी की तरह फड़फड़ा रहे थे। हमने जल्दी से आयान को फौरन करीब के एक डिस्पेंसर से में डाला और डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, मगर उसकी मायूसी खत्म हो चुकी थी। जब हम वापस आए तो मेरे पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनको बहुत सारे दुख मिले थे। उन्होंने किसी से कोई भी बात नहीं की, वो सिर्फ खामोश रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई थी। मैंने जब भागकर देखा तो मेरे पिताजी अपने बिस्तर के पास ज़मीन पर गिरे हुए थे। उनके हाथ उनके सीने पर थे और चेहरा पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मेरे भाई आयान को और इन सारे तकलीफ़ों को छोड़कर वो हमेशा के लिए चले गए थे। मेरे पिताजी की मौत हमारी गरीबी पर आखिरी और सबसे बड़ा हमला था। आयान जो पहले ही बुरी तरीके से टूट चुका था, अब और भी ज़्यादा खुद को कसूरवार समझने लगा था। पिताजी के मरने के एक दिन बाद ही आयान ने मुझे एक पुरानी सी डायरी थमाई थी, जिसमें मीना के लिए लिखे सपने थे, जज्बात थे और कुछ शायरिया भी थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा कि साहिल, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। अब मैं तभी वापस आऊँगा जब मेरे पास वो सब कुछ होगा जो मीना के परिवार के लिए वो औकात रखता हो। आयान ने मुझे आखिरी बार नहीं देखा था और वो शहर की तरफ निकल पड़ा था। उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि वो अपने भाई को छोड़कर जा रहा है। मैं अकेला था, एक कम उम्र का अनाथ बच्चा इस घर के टूटे हुए दीवारों को बस देख रहा था और अपने पिता के मरने का बोझ अपने कंधे पर उठाकर बिल्कुल ही अकेला रह चुका था। मेरा दिल पत्थर का बन चुका था और मेरे अंदर एक आग जल रही थी, बदले की आग, जो सिर्फ बुआ जी के घर और उनके घमंड को जलाकर राख कर सकती थी। क्योंकि मेरे पिता की मौत और मेरे भाई का जाना, इन सब की वजह बुआ जी और उनका घमंड था। मेरे पास अब कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी थी और एक गैर मामूली मकसद। मेरे पिता को मरे हुए 3 ही दिन गुजरे थे। हमारा छोटा सा घर वीरान हो चुका था और हर तरफ उदासी का साया छाया हुआ था। उसी दिन दोपहर के समय बुआ जी अपनी बड़ी से गाड़ी में बैठकर महंगे कपड़े पहने हुए पूरे प्रोटोकॉल अंदाज में हमारे मोहल्ले में दाखिल हुई थी। मेरी बुआ जी की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी, तभी से वो बहुत घमंडी हो चुकी थी और अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। बुआ जी के साथ फूफा जी भी आए हुए थे, जो हाथ में टिश्यू पेपर का डिब्बा थामे हुए थे, क्योंकि उनको हमारे इस पुराने मोहल्ले में बदबू आती थी। मोहल्ले की औरतें उनकी बड़ी गाड़ी और उनके एक्सपेंसिव कपड़े और ज्वेलरी को जलन भरी नज़रों से देख रही थी। बुआ जी ने मामूली तौर पर अपने भाई की मौत के नाम का दिखावा किया था और झूठा मूठा रोना रो रही थी, ताकि लोगों को लगे कि इस औरत को अपने भाई के इस दुनिया से जाने का बेहद अफसोस है। लेकिन वो तो मेरे पिताजी के मरने में भी शामिल नहीं हुई थी। आज जब 3 दिन बाद वो हमारे घर आ रही थी तो ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे सच में उन्हें मेरे पिताजी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि असली वजह तो ये थी कि उन्होंने मेरे पिताजी का बेहद दिल दुखाया था। वो थोड़ी देर रोने की एक्टिंग करती रही और फिर असली मुद्दे पर आ गई थी। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, ये बेचारा साहिल अब यहाँ अकेला रह गया है, ये यहाँ अकेला रहकर क्या करेगा? मैं अपने पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये मेरे मरे हुए भाई की निशानी है। ये यहाँ भूखा रह जाएगा, इसका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं होगा, तो ये आवारागर्दी करेगा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और इसकी परवरिश करूंगी। ये मेरे भाई की निशानी है, मैं इसे लावारिस की तरह सड़क पर नहीं छोड़ सकती। बुआ जी के शब्दों में एहसान का जहर भरा हुआ था। वो मुझे अंदर तक जख्मी कर रहा था। मैं जानता था कि हमदर्दी नहीं बल्कि एक मुफ्त का नौकर हासिल करने की चाल है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं ना नहीं कह सका और मैं उनके घर में चला गया, बल्कि इसलिए कि मेरा बदला उन्हीं के घर जाकर तो
उन्हीं की दीवारों से शुरू हो सकता था। मेरे लिए तो और भी ज़्यादा आसानी हो चुकी थी। वो खुद मुझे अपने घर ले जाने के लिए आई हुई थी। बुआ जी मुझे अपने साथ लेकर चली आई। उनके घर का गेट मेरे घर से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और शानदार था। घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे फौरन किचन के पास नौकर के क्वार्टर में ले जाया गया। बुआ जी के आलीशान घर का वो नौकर का क्वार्टर जहाँ मुझे धकेल दिया था। ये मेरे लिए सिर्फ एक कमरा ही नहीं बल्कि एक कैदखाना था। और फिर कई साल इसी तरीके से गुजर गए थे। मैंने अपनी पुरानी सी चारपाई पर बैठकर अपने हाथ पर लगे इस गर्म चाय के कप के दाग को देखा था, जो मेरे लिए मेरी बेइज्जती का आखिरी निशानी थी। उस कमरे में मैंने अपनी पहचान को अपने अंदर दफन कर दिया था। मेरा नाम साहिल नहीं था बल्कि सिर्फ एक काम करने वाला लड़का था। सारा दिन कड़ी मेहनत के बाद जब मैं रात को थक कर लेट जाता तो छत से टपकते हुए पानी की आवाज़ मुझे मेरे पिता की आखिरी लम्हों को और मेरे भाई की मायूसी को याद दिलाती। मैंने वही फैसला कर लिया था कि मैं उनकी गरीबी और अपनी बेइज्जती को अपनी ताकत बनाऊंगा। मेरा शरीर भले ही बुआ जी का नौकर को मान रहा था, उनकी आत्मा बन चुका था कि मैं उनका नौकर हूँ। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही मिशन पर था, बदला लेना। मेरा बिस्तर मेरी जेल था और मेरी किताबें उससे निकलने का इकलौता रास्ता ही था। रात में आने वाली इस क्वार्टर से बदबू और अंधेरे को मैंने अपनी हिम्मत में बदल लिया था। बुआ जी का पहला हुक्म था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा था, देख साहिल, तुझे यहाँ हमारे घर के दूसरे नौकरों के साथ रहना पड़ेगा। तुम्हारा काम कल से शुरू होने वाला है। सुबह का नाश्ता 6 बजे तैयार हो जाना चाहिए। अब मेरी जिंदगी बुआ जी के हुक्मों पर चल रही थी। मेरी अपनी आगे की जिंदगी अपने बड़े भाई की मोहब्बत और पिता के आशीर्वाद शिक्षा के सपनों से निकालकर अब सफाई और हुकूमत की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। मीना वो मेरी कजिन थी, बुआ जी की बड़ी बेटी। उसके लिए मेरे भाई आयान ने अपनी जान देने की कोशिश की थी क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। उसका ध्यान तो सिर्फ उसके मोबाइल और उसके नए रिश्ते पर लगा हुआ था। मगर उसकी छोटी बहन तानिया का मामला बिल्कुल अलग था। वो मेरी मौजूदगी को अपना हक समझती थी। वो हर समय मुझे किसी न किसी बहाने से बुलाती और बेइज्जती करती। एक दिन तानिया ने मुझे एक नया स्टाफ दिया था। उसने कहा, साहिल, ये मेरे एक्सपेंसिव वाइट शूज़ है, इनको पॉलिश कर देना, मगर ध्यान रहे कि इन पर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं मेहनत से जूते पॉलिश कर रहा था कि तभी तानिया कमरे में आ गई और कहने लगी, ओहो, तुम कितने सुस्त हो, अब तक तुमने जूते भी पॉलिश नहीं किए। चलो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ जाओ, वो भी जल्दी से। उसके हुक्म पर मैं दौड़कर किचन में चला गया था। चाय बनाकर ले आया। चाय लाते हुए मेरे हाथ हल्के से काँप रहे थे और चाय का गर्म कप मेरे हाथ से छूटकर तानिया के नए कालीन पर गिर पड़ा था। तानिया चीख पड़ी थी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी। उसने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा था, तुम गंदे गरीब, तुम्हें एक काम भी ढंग से आता नहीं। वो मेरे करीब आई। उसने चाय का कप उठाया और उसकी तली मेरे हाथ में इतनी ज़ोर से मार दी कि मेरे हाथ जल गए थे और बोली, यही तुम्हारी सज़ा है। तुम जैसे गंदे कीड़े को बस यही जुबान समझ में आती है। वो मुझे तकलीफ देकर हंसने लगी थी। उसकी हंसी में शैतान छुपा हुआ था। मेरे हाथ पर गरम चाय का वो निशान आज भी मौजूद है जो मेरे लिए अब एक और जख्म नहीं बल्कि एक बदले की मोहर दे चुका था। उस दिन शाम को मैंने बाहर जाकर एक टेक्स्ट बुक की दुकान से एक पुरानी यूपीएससी की किताब खरीदी। मुझे पता चल गया था कि मीना का रिश्ता तय हो चुका है और मेरे भाई आयान का बदला उससे नहीं लिया जा सकता। वो तो अपने ससुराल जाने वाली थी। अब मेरा निशाना तानिया थी, वो जो अपने घमंड और दौलत के नशे में पूरी तरीके से चूर थी, जो गरीबों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी। मेरे दिल ने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं एक दिन असिस्टेंट कमिश्नर ज़रूर बनूंगा और उसका घमंड तोड़कर उसे बदला लेकर शादी करूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का नया मकसद तय कर लिया था। मेरे लिए अपनी पढ़ाई पूरी करना बहुत मुश्किल काम था। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती। नौकरों के क्वार्टर में और रोशनी भी नहीं होती थी, इसलिए मैंने एक अनोखा तरीका निकाला था। रात के 2 बजे जब घर के सारे नौकर सो जाते और बिजली की मेन पावर बंद हो जाती थी तो मैं खामोशी से अपने कमरे के बाथरूम में जाता, जहाँ पर एक छोटी सी धीमी रोशनी का बल्ब लगा हुआ था जो शायद हमेशा जलता ही रहता था। मैं बाथरूम की फ्लैश टैंक पर अपनी किताब रखता और खड़ा होकर पढ़ाई किया करता था। यही से मेरे असिस्टेंट कमिश्नर बनने की शुरुआत हुई थी।
मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा, कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाऊंगा और ना ही अपना राज किसी को बताऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की बेइज्जती और भाई की बेबसी का बदला सिर्फ ताकत से ही लिया जा सकता था, और वो ताकत मेरे लिए मेरी शिक्षा ही थी। मैंने यहाँ रहते हुए चुपके चुपके पढ़ाई की थी। मैंने अपने भाई की दी हुई डायरी को अपने पास रख लिया था। उसके जज्बात और शायरी मेरे लिए ईंधन का काम कर रही थी। ये मेरी खामोशी बगावत थी। एक अनाथ नौकर की बुआ के आलीशान महल के खिलाफ बाथरूम की धीमी रोशनी मेरा इकलौता सहारा बन चुकी थी। मेरी शिक्षा एक पूरी तरीके से खुफिया मिशन थी, एक ऐसी बगावत जो खामोशी से बुआ जी के महल की बुनियाद पर पल रही थी। अगर बुआ जी को या तानिया को पता चला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और वो भी नौकर जो सुबह चाय बनाता है, वो बातों को अपनी शिक्षा पूरी करता है, तो वो मेरी किताबों को जलाकर खाक कर देगी। मैंने एक पुराने जंग लगे हुए संदूक में अपनी सारी किताबें डाली हुई थी और नोट्स छुपा कर रख दिए थे। ये संदूक नौकरों के क्वार्टर में पड़ा हुआ था और कोई इसे हाथ तक नहीं लगाता था। उस संदूक में मेरे भाई की दी हुई डायरी सही सलामत रखी हुई थी। अगर अब मैंने अपनी एक नई डायरी बना ली थी, जिसमें मैं अपनी असिस्टेंट कमिश्नर बनने के प्लान और अपना पर्सनल बातों को कोड वर्ड्स में लिख कर रखता था। मिसाल के तौर पर किचन का मतलब इंग्लिश में ग्रामर था और कचरा उठाने का मतलब डायरेक्ट था। फूफा जी को खुद को घर का मालिक समझते थे। हकीकत तो ये थी कि उनके अपने ही घर में कोई अहमियत या औकात नहीं थी। वो बुआ जी के जूतों की तरह थे। वो मुझसे हमेशा से ऐसे काम करवाते थे जो नौकरों की जिम्मेदारी नहीं होती थी। उनका ख्याल था कि मैं मेहनती हूँ। एक रात फूफा जी ने मुझे रात के 1 बजे जगा दिया और कहा था कि गाड़ी की हेडलाइट फ्यूज हो गई है, जो साहिल उस सड़क पर मेरी गाड़ी ठीक करवा कर लेकर आ जाओ, वरना सुबह ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। मैंने सर्दी में ठठुरते वो काम किया था। बुआ जी ने मुझे सिर्फ आधा कप चाय दी थी और कहा था कि शाबाश, तुम मेरे बड़े बेटे की तरह हो जो हर काम संभाल लेते हो। उनका ये ढोंग मेरी अंदरूनी नफरत को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। ऐसे ही एक दिन रात के अंधेरे में बाथरूम की धीमी रोशनी में पढ़ाई करते करते मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। बुआ जी ने मुझे 2 टाइम की रोटी तक ठीक से नहीं दी थी, लेकिन उसमें मेरी दिन भर की मेहनत पूरी नहीं हो रही थी। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था और मैं बेहोश होकर वही जमीन पर गिर पड़ा था। बाथरूम में पानी के टपकने की आवाज़ तेज हो गई थी और शायद इसी वजह से क्वार्टर के एक बूढ़े नौकर ने आकर दरवाज़ा खटखटाया था। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और मुझे इस हालत में देखकर होश में लाया। बुआ जी ने ये सुनकर मुझे सोचती और नाटक करता और कहने लगी, क्यों, तुम्हें अपना ध्यान नहीं रखने आता? वो कहने लगी, ये तो हमेशा थका हुआ रहता है, कामचोर है कहीं का। इसे 2 दिन सिर्फ पानी पर रखो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। कहने को तो वो मेरी बुआ थी, लेकिन किसी दुश्मन से कम नहीं थी। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मगर इस हादसे ने मेरे इरादे को और भी ज़्यादा पक्का कर दिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे ना सिर्फ कामयाब होना है, बल्कि अपनी कामयाबी का राज बल्कि आखिरी समय तक छुपा कर रखना है, ताकि उनकी हैरानी और बेइज्जती विश्वास से बदल जाए। मुझे पढ़ाई के लिए ट्यूशन और किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपने कॉलेज के एक दोस्त समीर को ढूंढ लिया था। समीर फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर था मगर इंटेलिजेंट था। मैंने उसे पूरी कंडीशन के बारे में बताया था और उसे राज़ी भी कर लिया था कि वो मुझे आधी रात को शहर के एक पुराने पुल के नीचे मिले और मुझे यूपीएससी के लिए हेल्प करे। इसके बदले में मैं उसे बर्तन धोने की नौकरी के पैसों में से कुछ पैसे दे दिया करूँगा। मैंने उसे कहा था, देखो समीर, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे साथ तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तुम कसम खाओ कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो कभी मेरे बारे में किसी को ना बताए और ना ही किसी को मेरी पढ़ाई के बारे में बताए। समीर ने मेरी मदद करना स्वीकार कर लिया। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए फीस जमा करने के लिए रात को मोहल्ले के एक होटल में छुपकर बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया था। होटल का मालिक एक मेहरबान बूढ़ा आदमी था। वो मुझे रात के 11 बजे से 1 बजे तक काम करने की इजाज़त दे देता था। मैं बुआ जी के घर के नौकर को क्वार्टर में सबको यह बात कर सो जाता था कि मैं बीमार हूँ, ये जल्दी सो रहा हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ होती है, और फिर चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाता था। ये धोखाधड़ी मेरे लिए सिर्फ मजबूरी नहीं थी बल्कि एक नई चाल थी ताकि मेरा सपना सच हो सके। धुले हुए बर्तन मुझे मेरे पिता की बेइज्जती और तानिया का घमंड याद आ जाती थी, जो मेरे अंदर की आग को और भी ज़्यादा भड़का देती थी। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी पल रहा था जो अंदर ही अंदर एक
ऐसी आग जला रहा था जिसका धमाका सिर्फ यूपीएससी की कामयाबी की सूरत में होना था। मेरा सीक्रेट शिक्षा थी, मिशन अब अपनी ऊंचाई पर था और यूपीएससी की परीक्षा की तारीख बिल्कुल सर पर आ चुकी थी। मेरे कंधों पर रात की जागने वाली थकावट और दिन भर की नौकरी का बोझ का वो तूफान था। लेकिन मेरा बदला मेरी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी थी। अब मुझे फौरन ही परीक्षा के फॉर्म भरने थे और उसकी भारी फीस जमा करवानी थी। मैं जानता था कि मेरे पास जमा की हुई रकम बहुत कम है, जो मैंने बर्तन धोकर जमा की थी। दिमाग के साथ बेहद मेहनत करने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत की और अगले दिन बुआ जी से बात करने की ठान ली। सुबह के समय जब बुआ जी अपने गार्डन में बैठी चाय पी रही थी बड़े मज़े से, तब मैं उनके पास गया और डरते डरते कहने लगा, बुआ जी, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए कुछ एडवांस सैलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुआ जी ने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई बहुत घिनौनी जुर्म के बारे में बात की हो। वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और तीखे शब्दों में बोली, सैलरी एडवांस? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? साहिल, ये कोई गरीब खाना नहीं है जहाँ तुम्हें पैसे मैं बांटने के लिए खड़ी दिखाई दे रही हूँ। वो मेरे करीब आई और मुझ पर एक खौफनाक इल्ज़ाम लगाया। कहने लगी, मुझे लगता है कि तुमने मेरे घर से कुछ पैसे चुरा लिए हैं और अभी नया बहाना ढूंढ रहे हो। तुम जैसे गरीब लोग ही चोरी होते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में खून के आंसू आ चुके थे, मगर मैं खुद को काबू में रख रहा था। बुआ जी ने बिना किसी शर्म के मुझे इन लॉन्स में ही सबके आगे ऐसी बातें कही थी और मेरी बेइज्जती करके उन्होंने मेरी जेब से 1 रुपया निकाला था जो मैंने बड़ी मेहनत से बचाया था। ये झूठा इल्ज़ाम और मेरी बेइज्जती की तलाशी मेरे लिए एक और बड़ा मोड़ साबित हो रही थी। उनकी हरकत मुझे मेरे पिता की बेइज्जती याद दिला रही थी और फूफा जी वहाँ पर मौजूद मेरी बेइज्जती पर जोर जोर से हंस रहे थे। बुआ जी ने तलाशी लेने के बाद ताना देते हुए अंदाज में कहा, यही तुम्हारी औकात है, जाओ और आइंदा कभी पैसे मत मांगना। मैं टूट कर रह गया था, मायूस हुआ था। वापस आकर मैंने अपने पिता की पुरानी पेटी खोली जो अब तक क्वार्टर के एक कोने में पड़ी हुई थी। वहाँ एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी। मुझे याद आया कि मेरे पिताजी ने कहा था, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरत के समय ही तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है। मैंने बहुत ज़्यादा अफसोस और भरे दिल के साथ वो अंगूठी को उठाया और इसे 1 मिनट में देखता रहा। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये मेरे लिए पिता की आखिरी याद थी जिस पर मेरे गरीब होने की मोहर लगी हुई थी। इसे बेचना मेरे मजाल के बाहर था, मगर मेरे दिमाग में तान्या का हंसता हुआ चेहरा और यूपीएससी की परीक्षा की आखिरी तारीख गूंज रही थी। ये सोना मेरी माँ की निशानी है और यूपीएससी की कामयाबी मेरे पिता की बेइज्जती की निशानी ज़्यादा अहम है। मैंने खुद को समझाता और मैंने क्वार्टर से चुपके से बाहर निकलकर शहर के पुराने इलाके में एक पुरानी सुनार की दुकान तलाश की ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। मैंने जल्दी से अंगूठी दिखाई और सुनार ने तब तक उसकी कीमत बहुत कम लगाई, मगर मेरे पास अब बहस करने का कोई टाइम नहीं था। मेरी आंखों में उस समय नमी थी जब मैंने वो अंगूठी उसके हवाले की। जितने पैसे मिले वो परीक्षा की फीस जमा करने के लिए काफ़ी थे। मैंने फॉर्म भरा और फीस जमा करवाई दी। ये कुर्बानी मेरे इरादे को और भी ज़्यादा मजबूत और पुख्ता बना रही थी। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था। अंगूठी बेचना बदले के सफ़र में मेरे परिवार की तरफ से आखिरी ये एक इजाज़त थी। परीक्षा मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी। परीक्षा के दिन मेरे पूरी रात देर और जोश में गुजर रहे थे। मैंने बुआ जी से झूठ बोला था कि मुझे फूफा जी ने किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर बाजार भेजा हुआ है। बुआ जी ने शक किया था, मगर मैंने कहा था कि काम सुबह ही हो जाएगा। मैं अपने दोस्त आमिर की मदद से परीक्षा देने के लिए शहर के दूसरे कोने में सेंटर तक पहुंचा था। समीर ने मेरे लिए एक साफ सुथरी ड्रेस का इंतज़ाम कर दिया था ताकि नौकर की तरह मैं ना लगूं। परीक्षा हॉल में बैठकर मैंने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पिता की बेइज्जती और भाई की मायूसी और तानिया के घमंड को याद किया था। ये सब मेरे लिए ताकत बन चुके थे। मैं जानता था कि परीक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए है। मेरा हर शब्द और हर सवाल का जवाब इस जज्बे से आगे बढ़ रहा था। मुझे हर कीमत पर कामयाब होना था ताकि मैं उनको घर का असली मालिक बन सकूं और तान्या का घमंड चकनाचूर कर सकूं। मैंने ये भी सोच रखा था कि कामयाबी के बाद भी मैं फौरन अपना असली रुतबा नहीं जाहिर करूंगा। मैं कमिश्नर बनने के बावजूद ये नाटक करूंगा कि मैं कोई मामूली सरकारी नौकर बना हूँ, ताकि मेरा असली जो भी वार हो जब मैं तान्या को देखने के लिए बतौर असिस्टेंट कमिश्नर आऊँगा तो
ज़्यादा अच्छी वाली बेइज्जती ही मेरे दिमाग में एक प्लान की तरह चल रही थी, जो मेरे और बुआ जी के घर के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर रही थी जिसे कोई भी गिरा नहीं सकता था। परीक्षा के बाद का समय मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं था। एक तरफ थका देने वाली जिंदगी, जो दूसरी तरफ दिल में अपनी किस्मत का फैसला आने का बेहद इंतजार। मैं दिन भर बुआ जी के घर में बर्तन धोता रहता, लॉन की सफाई करता और ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाता रहता, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाकर अपने पिता की आखिरी निशानी अंगूठी बेचकर कामयाबी हासिल की। हर घंटे मेरे लिए एक सदी के बराबर बीत रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रिजल्ट के पहले कोई भी खतरा मोल नहीं लूंगा। हालांकि मैंने अपनी रातों की पढ़ाई और होटल में बर्तन धोने का काम कुछ समय के लिए रोक दिया था। इस दौरान बुआ जी की खुशियों में कई गुना बढ़ावा हो चुका था। मीना की शादी तो जल्दी ही एक बिजनेसमैन के बेटे से होने वाली थी और बुआ जी का सारा ध्यान तान्या पर था। उन्होंने अखबार में शादी के इश्तेहार देना शुरू कर दिए थे, जिम साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सिर्फ बड़े सरकारी ऑफिसर या बड़े बिजनेसमैन ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो बेहद अमीर और जिनका कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ हो। बुआ जी दिन रात इसी हैसियत के सपने बुन रही थी। एक दोपहर में ड्राइंग रूम की सफाई कर रहा था और तानिया वहां पर बैठी हुई इम्पोर्टेंट फैशन मैगजीन देख रही थी। एक पेज ओपन किया जिस पर महंगे डिज़ाइन के कपड़े और घड़ियां थी। वो कहने लगी, देखो साहिल, देख रहे हो, ये होती है असली लाइफस्टाइल। कभी तुमने ब्रांड का नाम सुना है कि ब्रांड क्या होता है? तुम लोगों की दुनिया कचरा और पुराने कपड़ों की तरह है। वो कहने लगी, मेरा पति जो एक कमिश्नर होगा वो मुझे सब ला कर देगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि अमीरी और गरीबी में क्या फ़र्क होता है। मैंने खामोशी से सिर्फ सर हिलाया था, जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही ना हो, मगर मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था और सोचा था, तानिया, मैं ही तुम्हारा कमिश्नर बनने वाला हूँ, लेकिन तुम ये सब देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा घमंड छीनने के लिए। मैंने अपनी सफाई जारी रखी और ये दिखावा करता रहा कि उसकी शब्द मेरे लिए बेमतलब है। अगली शाम जब मैं गार्डन के पौधों को पानी दे रहा था तो मेरी दोस्त समी ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ बेहद जोश में थी। उसने कहा, साहिल, तुमने तो कमाल ही कर दिया यार, तुम्हारी किस्मत बदल गई है। रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है, तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हो। ये खबर सुनकर मेरे हाथों से पानी का पाइप छूट गया और मैं लगभग चीखने वाला था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, मगर मैंने फ़ौरन खुद को अपने आप ही संभाल लिया। मैंने फ़ौरन अपना दिमाग लगाया और अपने दोस्त से कहा, सुनो, मैं फ़ौरन कॉल बंद कर देता हूँ और ख़बरदार कि ये खबर तुमने किसी को भी बता दी तो, खास करके मेरे घर वालों को, अगर तुमने राज बाहर निकाला तो याद रखना मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। मेरा दोस्त मेरी कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था, मुझसे वादा करके खामोश हो गया था। मैंने फ़ोन काट दिया और अपनी कामयाबी का राज अपने ही दिल की गहराई में छुपा लिया। मैंने अपने दिमाग में एक नया नाटक तैयार कर लिया था, कमिश्नर का रिश्ता भेजने का नाटक। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं घर वालों को कोई खबर नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मैं अपनी पोस्टिंग की भी कोई खबर नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं एक ताकतवर और ऊंचे पद का इस्तेमाल करूंगा ताकि बुआ जी खुद मेरी तरफ खींची चली आए और तानिया को मेरे सामने पेश कर दे। मेरा मकसद साफ था, नौकर के कपड़ों में घर की सफाई करके असिस्टेंट कमिश्नर प्रोटोकॉल के साथ इस घर में दाखिल होना। मेरे असिस्टेंट बनने की खबर मेरे अंदर एक राज बनकर रह चुकी थी, मगर मैं जानता था कि ये ज़्यादा देर तक खुफिया नहीं रह सकती। सारे मामलात और ट्रेनिंग के लिए मुझे फ़ौरन एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। मैंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी और फिर एक चाल चली। मैंने बुआ जी को अपने पुराने मोबाइल नंबर से फ़ोन किया था और एक मामूली सी कहानी सुनाई थी। बुआ जी, मुझे छोटी सी निजी कंपनी में अकाउंटेंट का काम मिला है, वहाँ सैलरी भी मामूली है, मुझे शहर से बाहर रहना पड़ेगा। बुआ जी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसे मुझे उम्मीद थी और तानिया खुश हो गई थी कि घर से एक नौकर का बोझ टल रहा है। बुआ जी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा था, चलो, किसी ना किसी काम के लिए तो तुम आए हुए हो, क्लार्क ही सही, और वो नौकरी क्लार्क ही क्यों ना हो। तुम जैसे गरीबों के लिए वैसे ही नौकरी होती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजते रहना। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग नहीं कैरियर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, सिर्फ इस बात पर उन्होंने विश्वास कर दिया था कि मैं अब उनकी आंखों के सामने नहीं रहूँगा। ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका था। मैंने अपने कपड़ों का एक छोटा सा बैग लिया और उसी रात चुपके से घर से निकल गया था। नए शहर में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के बाद मैंने अपना बदला लेने वाला प्लान फोकस करना शुरू कर दिया था।
सबसे पहले मैंने एक बड़े और मशहूर वकील से मुलाकात की थी जो शहर के बड़े बड़े परिवारों से संबंध रखते थे। मैंने उन्हें अपनी सारी कंडीशन बताई, मगर ये जाहिर कर दिया कि मैं अपने एक दोस्त की तरफ से उनसे मदद मांग रहा हूँ जो एक असिस्टेंट कमिश्नर है। मैंने वकील से सख्ती से कह दिया था कि वो मेरा असली नाम या रुतबा जाहिर ना करे, बल्कि सिर्फ मेरे लिए एक नकली परिवार की प्लानिंग का वो कोई हिस्सा बना दे और वो राजी रखे। उन्हें खुद को एक अमीर और बड़े परिवार के वकील के तौर पर पेश करना था जो मेरे दिए गए नकली परिवार के लड़के के लिए तानिया का रिश्ता बुआ जी के घर ले जाना था। वकील अशरत जी बेहद होशियार इंसान थे और अपनी बातों के तरीके से उन्होंने बुआ जी के घर जाकर बातचीत की शुरुआत की थी और रिश्ता ऐसे अंदाज में लिया था कि बुआ जी का लालच बेहद ऊंचाई को पहुंच चुका था। वकील ने नकली लड़के के रुतबे की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए थे और उनको बताया था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की सैलरी और उनका प्रोटोकॉल उनकी शान शौकत और उनकी भरी जिंदगी। ऐसा रिश्ता मिलना तो किस्मत वालों की ही बात होती है। बुआ जी का लालच और ज़्यादा जाग उठा था। उन्होंने रुतबे और प्रोटोकॉल के सामने देखने में वो सारी चीज़ें डाल दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और फौरन ही रिश्ता स्वीकार कर लिया। उन्होंने जल्दबाजी में कहा, वकील साहब हमें रिश्ता एक्सेप्ट है और हम अभी ही उससे मिलना चाहते हैं, आप बस कमिश्नर साहब से मुलाकात की डेट फिक्स कर लीजिए। उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा था कि उनका अपना भतीजा भी इस रुतबे पर पहुंच चुका है। बुआ जी ने मुलाकात के लिए अगले हफ्ते मंगलवार का दिन तय कर लिया था। ये तारीख मेरे बदले के लिए बेहतरीन थी। इस दौरान मैंने अपने सारे प्रोटोकॉल और गाड़ियों का खुफिया तरीके से सारा इंतजाम कर लिया था। मैंने अपने गार्ड्स के कमांडर को बुलाकर अपने सीक्रेट मिशन के बारे में उनको बता दिया था कि मैं चाहता हूँ मैं जब उस घर में दाखिल हूँ तो मेरे एटीट्यूड में उनके दिल को दहला कर रख देने वाला एक ऐसा नज़ारा हो, कोई कमी ना रहनी चाहिए। मैंने सोच लिया था कि मेरे आने का ऐलान इस तरह होकर दूर दूर तक मेरी शान शौकत की चर्चा हो जाए। मैंने जानबूझकर उस दिन की छुट्टी ली थी जिस दिन मेरी मुलाकात हुई थी, ये दिखाने के लिए कि ये मेरे लिए एक अहम मौका है। मेरा मकसद था कि मेरा पहुंचना इतना ज़्यादा खतरनाक हो कि बुआ जी को सोचने का भी मौका ना मिले। मैं नौकर से मालिक बनकर उस घर में दाखिल हो जाऊं। आज का दिन बुआ जी के परिवार के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। तानिया का रिश्ता एक असिस्टेंट कमिश्नर से तय होने वाला था और उनका ख्याल था कि उनकी हैसियत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने अपनी मामूली सी कंपनी से छुट्टी ली हुई थी जिसका फेक बहाना मैंने बुआ जी को बता दिया था, लेकिन हकीकत मैं ही जानता था और मैं आने की तैयारी के लिए छुट्टी ली थी। सुबह सवेरे ही बुआ जी ने मुझे फ़ोन करके हुक्म दिया था कि देखो साहिल, तुम्हारी बहन की मंगनी है और तुम्हें आना होगा क्योंकि तुम्हारी कंपनी की छुट्टी है, तो तुम्हें ये काम करना ही होगा और घर आ जाओ ताकि कमिश्नर साहब आ रहे हैं और तुम्हें उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना होगा और घर की पूरी सफाई भी तुम्हारे ही हाथ से होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई दाग या धूल का धब्बा यहाँ पर नजर आए। ये उनकी तरफ से आखिरी बेइज्जती थी जिसे मैंने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया था। मैं नौकर के पुराने कपड़ों में शामिल था, दोबारा उस घर में दाखिल हुआ था जहां मेरे पिता की बेइज्जती की गई थी। बुआ जी ने मुझे देखते ही मेरे हाथ में काम की एक लंबी सी लिस्ट थमा दी थी और कहने लगी, काम से फ्री होकर तुम फार्म हाउस की भी अच्छे तरीके से सफाई कर देना और लॉन में जो फालतू पत्ते वगैरह पड़े हैं ना उसे भी अच्छी तरीके से साफ कर देना। जहाँ तानिया अपने कमरे से बाहर आई वो एक महंगा जो ड्रेस पहनी हुई थी जो कि राजकुमारी बनी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घमंड और एटीट्यूड साफ झलक रहा था। उसने मुझे देखा और मुंह बनाकर कहा, देखो साहिल, मैंने जो तुम्हें शूज़ दिए थे ना साफ करने के लिए वो साफ करो और उसके साथ साथ जो बाकी के बचे हुए जूते हैं उसे भी चमका दो। और याद रखना मैं आज बहुत अहम लोगों से मिलने वाली हूँ। मैं खामोशी से उसके पीछे आलीशान कमरे में चला गया। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। तानिया बेड पर लेटी हुई थी और उसने अपने नए जूते मेरे सामने फेंक दिए। ये वही जूते हैं क्या? मैंने पूछा और वो तभी कहने लगी, इनको जल्दी से पॉलिश कर दो। हाँ वही नए जूते हैं। फिर मेरी बेइज्जती करने लगी कि तुम नौकर की जिंदगी गुजारते गुजारते मर क्यों नहीं जाते? मर जाओ ना साहिल, तुम कैसी किस्मत है यार तुम्हारी, तुम खत्म क्यों नहीं हो जाते? वो मुझे ताने देने लगी। मेरी किस्मत की सितारा आज चमकने वाला है ये उसे नहीं पता था। उसकी बात मेरे सीने में तीर की तरह लग चुकी थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। मैं झुककर उसके जूते दिए हुए साफ करने लगा था और मैं अपने आप से कहने लगा, बस 1 घंटा और तानिया, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद आ जाएगी। ये जूते मेरे हाथों से आखिरी बार पॉलिश हो रहे हैं। सफाई और पॉलिश का
काम पूरा करने के बाद मैंने हॉल की सफाई कर दी। बुआ जी ने मुझे एक चीज़ मुस्कुराते हुए कहा था कि साहिल बेटा, तुम हमारे लिए बहुत अहम हो, तुम बहुत अच्छे नौकर हो, लेकिन जब से तुम गए हो ना, हमारा काम ऐसे ही रहने लगा है। माफ़ करना, लेकिन देखो, जो मेरा दामाद आ रहा है ना, उसकी तरक्की देखकर तुम जल मत जाना। मैंने बुआ जी की डांट सुनी और मैंने अपने दिल को समझा लिया। मैंने बुआ जी से फिर भी अपना काम खत्म होने के बाद कहा, क्या मैं जा सकता हूँ? बुआ जी मुझे डांट कर कहने लगी, नहीं, बस तुम यहाँ मत खड़े रहना, गेट से भी दूर रहना, क्योंकि देखो कमिश्नर साहब, तुम इस हालत में देखे और हमारी नाक कट जाए, फौरन अपने नौकरों वाले क्वार्टर में जाकर छुप जाना, समझे ना तुम? हमारे यहाँ पर ज़्यादा लुड़बुड़ करने की कोशिश मत करना। उनका हुक्म मेरे लिए जीत का आखिरी इशारा था। मैंने सर झुकाकर जी बुआ जी कहा और उनके सामने से हट गया था। यह आखिरी बार था जब मैंने नौकर की हैसियत से उनके सामने सर झुकाया था। मैं अपने पुराने क्वार्टर में चला गया था। मेरे पास वहाँ पर एक मामूली समय बचा हुआ था। मैंने अपने गार्ड्स के कमांडर को सीक्रेट कोड वर्ड में आखिरी बार बता दिया था कि कमरे की एक अलमारी में जो कपड़े लटके हुए थे वो मेरे नौकरों वाले कपड़े नहीं थे, बल्कि मेरे असिस्टेंट कमिश्नर की यूनिफॉर्म थी। मैंने अपनी पुरानी फटी हुई शर्ट उतार दी और शानदार यूनिफॉर्म पहन लिया था। शीशे के सामने खड़ा होकर मैंने खुद को देखा था। वो वही साहिल था, मगर अब वो ताकतवर था। मैंने अपने पिता की तस्वीर को देखा था और दिल ही दिल में उससे माफ़ी भी मांगी थी। क्या उनका बेटा बदले के लिए ये नाटक कर रहा है? मैं तैयार हो गया था। मेरा प्रोटोकॉल मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपनी यूनिफॉर्म में शामिल अपने कमरे से बाहर निकला था और घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। मैंने गेट से कुछ ही दूरी पर गार्ड और प्रोटोकॉल की गाड़ियों को तैयार खड़ा किया था। मैं एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी में सवार हुआ था और कमांडर को आगे बढ़ने का इशारा किया था। मैं अपने गार्ड्स और पूरी प्रोटोकॉल के साथ उस सड़क पर आ गया था जहां मेरे पिता की बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। गेट पर पहुंचा मैंने कार एक जगह पर रोक दी और आखिरी हुक्म दिया कि मेरी एंट्री ऐसी होगी, घर के सारे लोग मुझे देखकर एकदम से दंग रह जाएंगे। सड़क पर सायरन और सरकारी गाड़ियों की हॉर्न की गूंज ने बुआ जी के घर में हलचल मचा दी थी। बुआ जी, फूफा जी और तानिया, जो पहले से ड्राइंग रूम में असिस्टेंट कमिश्नर के वेलकम के लिए बेताब बैठे हुए थे, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने बाहर से ही सुना था कि बुआ जी तानिया से कह रही थी, खामोश रहना और अपना इम्प्रेशन अच्छी तरीके से जमाना, आज तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। तानिया ने अपने हाथ से जो फूलों का गुच्छा पकड़ा हुआ था, बड़ी खूबसूरती से उसे देख रही थी। चेहरे पर घमंड और जीत के एक्सप्रेशन साफ झलक रहे थे। गेट से होते हुए सबसे पहले मेरे गार्ड्स और सिक्योरिटी टीम अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने कमरे के कोने में अपनी पोजीशन संभाल ली थी। उनका प्रोफेशनल अंदाज देखकर बुआ जी को लगा उनका सपना पूरा हो रहा है। और फिर मैंने कमिश्नर साहिल की पूरी शानो शौकत और घमंड के साथ ड्राइंग रूम में कदम रखा था। वक्त जैसे थम गया हो। वहाँ मौजूद पूरी तरीके से खामोशी मेरे पिता की बेइज्जती और भाई की बेबसी का जवाब था। तानिया के हाथ में पकड़े हुए फूल नीचे गिर चुके थे, जैसे किसी ने उनके हाथ से जान निकाल दी हो। बुआ जी और फूफा जी की आंखें हैरानी और डर से बाहर निकल आई थी। उनके सामने वही इंसान खड़ा था जिसे उन्होंने कुछ घंटे पहले डांट कर घर से बाहर निकाल दिया था और जिसके हाथों से तानिया ने अपने जूते पॉलिश करवाए थे। ये क्या नाटक है? बुआ जी ने हकलाते हुए कहा। उनकी साड़ी का महंगा पुल्लू जमीन को छू रहा था। फूफा जी की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। मैं कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस और सुकून भरी सांस ली और फिर उनकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून और जीत भरी मुस्कुराहट थी। ये नाटक नहीं है बुआ जी, बल्कि ये तो एक हकीकत है। मेरी आवाज़ इतनी सुकून से भरी हुई थी कि कमरे में लगी हुई घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, मैं वही असिस्टेंट कमिश्नर साहिल हूँ जिसका रिश्ता आपने बड़ी खुशी से स्वीकार किया था। मैंने धीरे से तानिया की तरफ देखा जो बेजान हो चुकी थी। मैंने कहा, तानिया, कुछ घंटे तुमने मुझे पहले नौकर समझा था ना, आज मैं तुम्हारे सपनों का मालिक बनकर तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने उनके सामने अपने पिता की बेइज्जती की पूरी कहानी और अपने भाई की खुदकुशी की कोशिश और बुआ जी की तरफ से लगाए गए चोरी के झूठे आरोप को एक एक करके बयान कर दिया था। मैंने कहा, आपने मेरे पिता से कहा था कि उनकी बेटी की औकात नहीं कि वो आपकी बेटी को देख भी सके। आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरे पिता का बेटा ना सिर्फ औकात रखता है, बल्कि आपकी बेटी के लिए सबसे बड़ा और परफेक्ट रिश्ता भी उसी का ही है। मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए उन सबको देखते हुए कहा था कि मैं ये शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया था।
मेरा मकसद सिर्फ आप सब लोगों को ये बताना था कि आपने जिस गरीब अनाथ और बेसहारा बच्चे को नौकर समझकर बेइज्जत किया था, वो अपनी मेहनत, शिक्षा और ऊपर वाले की मदद से कमिश्नर बन चुका है। मैं किसी नफरत या बदले का हिस्सा बनकर जिंदगी गुजारना नहीं चाहता था। आपकी बेटी का घमंड टूट चुका है और मेरी परिवार की बेइज्जती का बदला पूरा हो चुका है। मैंने अपना सर सरकारी गार्ड टेबल पर रखा, जो मेरी असली पहचान थी। मैंने कहा, मुझे आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को अपनी असली पहचान और असली औकात दिखाने के लिए आया था कि मेरी औकात के सामने आप लोगों की औकात अब कुछ भी नहीं रही, क्योंकि आपके लिए तो सबसे ज़्यादा औकात मायने रखती है ना। इतना कहकर मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया था। मेरे गार्ड हरकत ये सारी देख रहे थे। बुआ जी और तानिया रिक्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखे बिना अपने गार्ड्स को दरवाज़ा खोलने का इशारा कर दिया था। मैं घमंड भरे अंदाज में चलता हुआ बाहर निकल आया था और अपना पूरा प्रोटोकॉल लेकर वहाँ से चला गया था। बुआ जी और उनके परिवार को उनकी बेइज्जती और पछतावे के साथ छोड़ आया था। ये मेरे पिता और भाई की आत्मा को दिल सुकून पहुंचाने वाली बात थी। मैंने अपने बड़े भाई आयान को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, फिर मैं कामयाब भी हो गया था और फिर एक समय बाद हम दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस घर से निकलने के बाद जो खामोशी और बेबसी पीछे रह गई थी, उसका एहसास मेरे ऑफिस पहुंचने पर मुझे मालूम पड़ा था। फौरन बुआ जी और तानिया की हालत रम के काबिल हो गई थी। बुआ जी बेहोश हो गई थी और कंडीशन ये हो गई थी कि ज़मीन पर गिर पड़ी थी और तानिया बेहद गुस्से में थी। फूफा जी ने तो किसी तरह उन दोनों को संभाल लिया था। उन्होंने मुझे फ़ौरन फ़ोन करके मुझे बताने की कोशिश की, मगर मैंने उन सभी के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए थे। बुआ जी सिर्फ अपने रुपए, पैसे, धन दौलत और थोड़ी सी हैसियत के फिक्र में अभी भी लगी हुई थी, क्योंकि कमिश्नर के आने और फिर मेरे जाने की खबर पूरे मोहल्ले में किसी तूफान की तरह फैल चुकी थी और अब लोग उन पर नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे। मैंने अपने ऑफिस में सबसे पहले अपने पिता के नाम का एक एजेंसी फंड लगवा दिया था, ताकि मेरे गरीब होने की इंसल्ट करने वालों को ये पता चल जाए कि मेरा हक अपने लिए नहीं। इसके फौरन बाद मैंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था, अपने बड़े भाई की तलाश। मैंने अपनी सरकारी की जो भी पहुंच थी वो सारी इस्तेमाल की और मैंने अलग अलग शहरों में, पुलिस स्टेशन में, अनाथ आश्रम, जहाँ हो सके वहाँ पर मैंने जांच की। हुक्म दिया कि मेरा पुराना दोस्त समीर भी इसमें शामिल था और मेरी मदद कर रहा था मेरे भाई को ढूंढने में, और मैं कामयाब भी हो गया था और मेरी तलाश एक हफ्ते में पूरी हो चुकी थी। इसी दौरान बुआ जी के और तानिया के कई कॉल्स मुझे आ रहे थे और मैंने सबको इग्नोर कर दिया था। वो अब मेरी ताकत के सामने बेबस और लाचार हो चुके थे। वो अब भी मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, ये कहकर कि अगर मैं तानिया से शादी का दिखावा कर लूँ तो मीना का रिश्ता टूटने से बच जाएगा। उन्होंने कहा था, तुम्हारा क्या जाता है साहिल, कम से कम हमारा नाक तो बचा लो। बुआ जी की ये बात सुनकर मुझे फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ने का फैसला कर दिया। 8वें दिन समीर ने मुझे एक खुफिया खबर दी कि आयान भाई एक छोटे और दूर के गांव में रह रहे हैं, एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और नौकरी भी करते हैं। वो बहुत बदला हुआ है और लगता है कि अपनी पुरानी जिंदगी की कड़वाहट को भूलने की कोशिश कर रहा है। ये खबर सुनकर मेरा दिल सुकून से भर आया था। मैंने फौरन एक खुफिया गाड़ी ली और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर भेज दिए, जिन्होंने वहाँ के ऑफिसर को बात करके भाई को वापस लाने का इंतजाम किया था। और इन सब काम के दौरान पूरा एक दिन चला गया था। मेरा भाई आयान मेरे सामने खड़ा था। फिर हम दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर सारे दुखों को महसूस कर रहे थे। मैंने उसे अपने पिता की कुर्बानी बताई थी और वो जुल्म बदले पूरे नाटक की डिटेल बताई थी। मेरा भाई मुझे बस गहरी सांस लेते हुए ये सारी बातें सुन रहा था। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, मैं तो वापस नहीं आया, लेकिन तूने उनका घमंड मिट्टी में मिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरा मकसद पूरा हो गया है। मेरे भाई ने मुझे कहा, देख तू शांति से ये सब कुछ कर चुका है, इसलिए मैं तुझे ये सुझाव देता हूँ कि तू सच में बहुत अच्छा है और जो भी तू काम कर रहा है वो बहुत अच्छा है भाई। जो कुछ भी तूने उनके औकात दिखाकर किया है वो कुछ गलत नहीं किया है। मैं अपनी भाई की बात सुनकर और मानकर आगे बढ़ रहा था और ये यहाँ पर मेरे बदले की यात्रा खत्म हो चुकी थी और शांति और तरक्की का नया सफ़र शुरू हो चुका था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आयान को हाई एजुकेशन के लिए विदेश भेजूंगा, ताकि वो अपने सारे दुख और अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। मेरे बदले का मिशन पूरा हो चुका था और अब मेरी ज़िंदगी एक
सुकून और नए रास्ते पर चल चुकी थी। सबसे पहले मैंने अपने बड़े भाई अयान को दोबारा भरोसा दिलाया था कि ये अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाए और अपनी पढ़ाई पूरी करे, जिस पर मैंने उसे लंदन भेजने का इंतज़ाम किया था। मगर इससे पहले ही मैंने अपने भाई की चाहत और अपनी हैसियत के मुताबिक शादी एक बेहद पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की से करवा दी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अयान भाई की शादी में हमारे परिवार की इज्जत को पूरी तरीके से बचा लिया था और इस तरह मेरे पिता की आत्मा को सुकून मिला था। भाई की जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी थी और उसकी जिंदगी से कड़वाहट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और बुआ जी के घर का माहौल एकदम ही खराब हो गया था। और जो मैंने उनके रिश्ते के लिए ना कहा था, उससे तो उनके मुंह पर जोरदार तमाचा, वो भी बेइज्जती का, लग चुका था। शर्मिंदगी का शायद उनको अच्छी तरीके से एहसास हो चुका था और उनके सारे सामाजिक संबंध खत्म हो चुके थे। फूफा जी जो हमेशा बुआ जी की हाँ में हाँ मिलाते थे, वो दिमागी दबाव और फाइनेंशियली नुकसान उठाने के लिए एकदम ऐसे ही बैठे थे, क्योंकि मैंने उनके कुछ गैर कानूनी कामों पर अब पर्दा जो गिरा हुआ था वो उठा लिया था, जिसकी वजह से फूफा जी पैरालाइज जैसे बीमारी का शिकार हो चुके थे। उनका दायां हाथ और पैर बिल्कुल खराब हो चुका था और अब वो बिस्तर पर लग चुके थे। तानिया का घमंड पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था और वो अब अपनी जो घमंड भरी जिंदगी थी उसे छोड़कर एक मामूली सी टीचर की जिंदगी गुजार रही थी। उसने एक नौकरी करना शुरू कर दी थी। एक मामूली सी छोटी सी स्कूल थी जिसमें वो अब टीचर बोलकर काम कर रही थी। उसके व्यवहार में नरमी और अपनापन आ चुका था। एक बार मेरा ड्राइवर मुझे बताने लगा कि उसने ताने को एक ठेले वाले से सिंपल शब्दों में बात करते हुए देखा था, जो पहले नामुमकिन था। ये खबर सुनकर मेरे दिल में उसके लिए एक गैर मामूली सा सुकून एहसास हुआ था। उसने अपनी गलती की कीमत अदा करना शुरू कर दी थी। क्या मुझे तानिया से शादी करनी चाहिए थी? क्योंकि गुजरी हुई रात बुआ जी का फोन आया तो मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया था। उनकी आवाज़ में अब वो घमंड और अकड़ बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक टूटी हुई माँ की बेबसी थी। उन्होंने फ़ोन पर रोते हुए कहा, साहिल बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियों पर बेहद शर्मिंदा हूँ और पछतावा भी कर रही हूँ। बेटा तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारे फूफा जी बिस्तर पर लगे हुए हैं और मीना भी अपने कमरे में बंद रहती है। तानिया घर चला रही है। मुझे अब ऐसा एहसास होता है और ऐसा सुबह है कि मैंने तुम्हारे पिता और तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया था, जिसकी सज़ा ऊपर वाले ने हमें इस रूप में दी है। मेरी बेटी के लिए मुझे माफ़ कर दो और जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो और इस बेइज्जती से बाहर निकाल दो। अगर तुम तानिया से शादी कर लो तो लोग हमें जीने देंगे। अब हमें तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैंने अब तक तानिया से शादी तो नहीं की है, अभी उनको कुछ समय दे दिया है कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि क्या मुझे तानिया से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि एक समय पहले जब मैं अपने पिता के साथ अपने भाई का रिश्ता लेकर उनके घर गया था तो उन लोगों ने मेरे पिता की बेइज्जती कर दी थी, जिसके सदमे में मेरे पिताजी की मौत हो गई और मेरे भाई ने भी अपनी जान लेने की पूरी कोशिश की थी। मैं अपने पिता को तो खो चुका हूँ, अगर भाई को भी खो देता तो शायद मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं बचता। और दूसरी तरफ बुआ जी और उनके परिवार वाले बेहद शर्मिंदा है। माफ़ करने के लिए भी हमें इंसान को एक मौका दे देना चाहिए। मैंने अभी शादी तो नहीं की है, मगर अब तक सोच विचार कर रहा हूँ कि मुझे क्या कर लेना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, तानिया से शादी कर लूँ या फिर दोबारा से इनकार करके उन लोगों से अपने बदले को आगे बढ़ावा दूँ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।